चलो शुरू करते हैं ना। हाँ बस बस शुरू करते हैं है ना। लास्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू किए थे जिसका नाम था सप्लाई, है ना। मैक्सिमम पोर्शन डिमांड वाले चैप्टर के साथ सेम था, कुछ थोड़ा मोड़ा है पार्ट ऐसा है जो डिमांड से अलग है ना। डिमांड कब पढ़े थे? टर्म 1 में पढ़े थे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सप्लाई कर। लास्ट आखिरी टॉपिक जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे वो था सप्लाई शेड्यूल। क्या होता है सप्लाई शेड्यूल, एक बार बताओ फटाफट। क्या होता है सप्लाई शेड्यूल, बताओ फटाफट। नो आइडिया। किसको बोलेंगे सप्लाई शेड्यूल? स्वप्निल, किसको बोलेंगे सप्लाई शेड्यूल? सप्लाई शेड्यूल किसको बोलेंगे? लास्ट क्लास किए थे? सप्लाई शेड्यूल थोड़ी फैक्टर, कहां से आ गया फैक्टर? लास्ट क्लास किए थे क्या? जो हम क्वांटिटी और प्राइस, सप्लाई का क्वांटिटी और प्राइस जब हम उसको टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। अब इसके अंदर दो प्रकार का सप्लाई शेड्यूल होता है, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? जिसमें हम लोग प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस तो सभी के केस में सेम रहेगा, क्वांटिटी अगर हम एक इंडिविजुअल सप्लायर का अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और मार्केट सप्लाई शेड्यूल किसको बोलेंगे? जब हम क्वांटिटी में होल मार्केट का क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब उसको बोलेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। अब जब इसी शेड्यूल को हम लोग ग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? सप्लाई कर्व बन जाएगा, ठीक है। अब सप्लाई कर्व भी फिर से दो प्रकार का होगा, एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और दूसरा मार्केट सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व कैसा होगा, शेप क्या होना चाहिए सप्लाई कर्व का? अच्छा, प्राइस और सप्लाई का रिलेशन क्या होता है? प्राइस और सप्लाई का रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट होता है, कंफर्म है ये, हमेशा डायरेक्ट होता है। प्राइस और सप्लाई का रिलेशन ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो भी ऐसा रिलेशन होता है। जब ऐसा रिलेशन होगा तो ग्राफ का शेप क्या होगा? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, कुछ ऐसा ग्राफ का शेप होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर दो प्रकार का कर्व है, एक है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, दूसरा है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होगा देखते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व refers to a graphical representation of individual supply schedule। जब हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को एक ग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। वैसे ही जब हम एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल को कर्व में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? मार्केट सप्लाई कर्व बन जाएगा, ठीक है। मतलब टेबल को लेके क्या बनाना है? सिर्फ ग्राफ बनाना है। टेबल को लेके ग्राफ बनाए तो वो हमारा क्या बन जाएगा? कर्व बन जाएगा, ठीक है। The supply curve ऐसे slopes upward due to positive relationship between price and quantity supplied। दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है इसीलिए वो क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप। उसके बाद मार्केट सप्लाई शेड्यूल में देखो थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाता है। ग्राफ का शेप लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग तो है लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। जैसे इंडिविजुअल के केस में लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग पूरा स्ट्रेट लाइन था, वैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है। और रियलिटी में भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन का मतलब है ये जितने परसेंट से चेंज होगा ये भी उतने से ही चेंज होगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब तो यही है ना, जितने परसेंट से प्राइस चेंज होगा उतने ही परसेंट से क्वांटिटी भी चेंज होगा, तभी वो ओरिजिन को क्रॉस करेगा। यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। ये ऐसा हमेशा होता नहीं है, इंडिविजुअल के केस में भी ऐसा नहीं होता। क्या फिक्स है कि कितना परसेंट से प्राइस बढ़ने से उतने परसेंट से ही क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, ऐसा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। मार्केट सप्लाई
curve refers to a graphical representation of market supply schedule. It is obtained by horizontal summation of individual supply curve. Market supply curve SM is obtained by horizontal summation of individual supply curve SA and S. ये दो लोगों का कर्व दिया हुआ है, एक ऐसे दिया हुआ है और एक एस बी दिया हुआ है, सप्लायर ए सप्लायर बी, ठीक है। दोनों का हम जब टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मार्केट मिलेगा। तो ए प्लस बी जब कर दिए तो इक्वल्स टू क्या आ गया, मार्केट सप्लाई कर्व आ गया, ठीक है। मार्केट सप्लाई कर्व SM is also positively sloped due to positive relationship between price and quantity supply. ओवरऑल इतना बड़ा सारा चीज पढ़ के क्या पता चला कि दोनों के बीच में सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन होता है और ग्राफ क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर पूरा एक पेज का हम समरी बनाए तो पूरे एक पेज का समरी क्या निकलेगा, सप्लाई कर्व क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और सप्लाई और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। बस इतना ही है ओवरऑल समरी, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर। इसके कंपैरिजन में, फ्लैटर मतलब इसके कंपैरिजन में, इंडिविजुअल के कंपैरिजन में मार्केट सप्लाई क्या होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। इंडिविजुअल के कंपैरिजन में मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है, फ्लैट होता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस होता है। देखो, मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर देन ऑल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इट हैपेंस बिकॉज विद द चेंज इन प्राइस the proportionate change in market supply is more than that of the proportionate change in individual supply. इंडिविजुअल सप्लाई में किसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, सिर्फ एक ही का इन्फ्लुएंस, अकेले का, ठीक है, जिसके कारण सप्लाई चेंज हो रहा है। लेकिन मार्केट सप्लाई के केस में अगर प्राइस बढ़ता है या प्राइस कम होता है तो ओवरऑल जितने सारे सेलर्स हैं सभी का इन्फ्लुएंस पड़ेगा। जब सभी का इन्फ्लुएंस पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंस का पावर ज्यादा होगा, जिससे कि क्वांटिटी चेंज क्या होगा, और तेजी से क्वांटिटी चेंज होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये कर्व क्या होता है, ज्यादा फ्लैट होता है और वो ज्यादा स्टिप होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पढ़ना है टोटल स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व में, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। स्लोप कैसे निकालते हो किसी भी लाइन का, कोई भी एक लाइन है उसका स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला ही क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट में दोनों का डिफरेंस ले लो, स्लोप निकल जाएगा। कोई भी दो पॉइंट में दोनों का डिफरेंस लोगे तो लाइन का स्लोप निकल जाएगा। नॉर्मल मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, अगर एक लाइन है इसका स्लोप निकालना है, मान लो यहाँ पे भी एक लाइन है, इसका स्लोप निकालना है तो ये पॉइंट मान लो ए और बी है और ये पॉइंट मान लो सी और डी है, तो इसका और इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसका और इसका डिफरेंस करोगे तो दोनों का स्लोप निकल, ठीक है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़े थे मैथ्स में 8 में, है ना, क्लास 8 में स्ट्रेट लाइन चैप्टर एक नहीं था, स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर स्लोप ऑफ लाइन निकालने का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, मैथ्स में। स्लोप निकालने का नहीं था, हाँ हाँ, हम नहीं पढ़े थे, बोलो हम नहीं पढ़े थे, ऐसे बोलो, हाँ वही हुआ है, हो सकता ही नहीं है, वही हुआ है। हाँ, वो तुम्हारा 8 क्लास कोविड वाला क्लास नहीं था, ठीक है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, वो भी हो सकता है, सही बात है। स्लोप ऑफ सप्लाई कर देखो, स्लोप ऑफ सप्लाई as stated before, slope of supply curve is defined as change in variable on y axis divided by change in variable on x axis. ये कोई फॉर्मूला सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं है, वर्ल्ड वाइड किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला यही है। डिमांड में भी यही पढ़े थे, अभी सप्लाई में भी यही पढ़ेंगे, आगे भी जाके कोई भी लाइन का अगर स्लोप निकालना होगा तो फॉर्मूला हमेशा क्या रहने वाला है, यही होने वाला है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस, याद कर लेना, याद आ जाएगा स्लोप, ठीक है। m निकालते थे स्लोप, ठीक है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस, 9 में पढ़े थे ना, अब याद आया ना फॉर्मूला के, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अभी पढ़ लेना, नहीं पढ़े हो तो, ठीक है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, जिसको हम बोलेंगे चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। पहले जो प्राइस y में चेंज हुआ डिवाइडेड बाय जो x में चेंज, x एक्सिस का चेंज नीचे रहेगा, y एक्सिस का चेंज ऊपर रहेगा, ठीक है। सो द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला को मार्क कर लेना, इसके बगल में लिख सकते हो m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट,
ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, सो स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। क्यों स्लोप पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज जब कर्व ही पॉजिटिव है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग है, कर्व ही पॉजिटिव है तो उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व का जो हम लोग डिमांड के केस में पढ़े थे, ये कर्व क्या है, नेगेटिवली स्लोप्ड है, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, हमेशा माइनस में। ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ सप्लाई से मतलब है, सप्लाई का कर्व कैसा आएगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड। ठीक है, नेक्स्ट, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व मेजर्स द फ्लैटनेस और स्टिफनेस ऑफ द सप्लाई कर्व। फ्लैट और स्टिप, कितना फ्लैट और कितना स्टिप है, स्लोप का काम ही वही होता है, मेजर करना। स्लोप का और काम ही क्या है, कितना कर्व लाइन फ्लैट है या स्टिप है वो मेजर करना। अच्छा, इंडिविजुअल सप्लाई ज्यादा स्टिप होता है या मार्केट सप्लाई ज्यादा स्टिप होता है, कर्व मार्केट वाला ज्यादा स्टिप होता है, तो यहाँ पे मार्केट वाला ज्यादा स्टिप होता है। अभी मैं यही पढ़ा है तुम, मार्केट सप्लाई का is a graphical representation of horizontal summation of market supply is obtained by market supply is positively sloped due to positive relationship between price and quantity demanded. Market supply curve is flatter. वही मैं बोला, अभी तो मैं फ्लैटर पढ़ाया, तुम स्टिप बोल रहे हो, कहीं मैं गलत नहीं पढ़ा दिया हूँ। मार्केट सप्लाई कर्व ज्यादा फ्लैट होता है, ठीक है, यहाँ पे स्टिप नहीं होगा, यहाँ पे फ्लैट होगा, यहाँ पे होगा मार्केट और यहाँ पे होगा, ठीक है, एक जगह होगा मार्केट और दूसरी जगह होगा डिवीजन। ठीक है, so it is based on the absolute change in price and quantity demand. Let us calculate the slope of supply curve with the help of a diagram. इसको अभी नहीं, इसको नहीं करना है, स्लोप का कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है, स्लोप का कैलकुलेशन आएगा आगे जाके, अभी इसको नहीं करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता था, लॉ ऑफ डिमांड याद करो, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होता था, प्राइस को छोड़ के बाकी सारा फैक्टर्स कांस्टेंट होता था, और प्राइस के साथ क्या रिलेशन था, इनडायरेक्ट रिलेशन था, मतलब प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा और प्राइस जब कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, ये डिमांड के केस में। तो सेम चीज सप्लाई के केस में क्या होगा, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, प्राइस सिर्फ चेंज होगा, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होने से सप्लाई कम होगा, बस वही है डेफिनेशन लॉ ऑफ सप्लाई का। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है, बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले। यहाँ पे कितने फैक्टर्स पढ़े थे हम लोग, 9 फैक्टर्स पढ़े थे, मतलब प्राइस को छोड़ के कितने फैक्टर्स हो गए, 8 फैक्टर, ये सारे क्या रहने वाले, कांस्टेंट रहने वाले। ठीक है, नेक्स्ट, एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस देयर इज मोर सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी इन द मार्केट एंड वाइस वर्सा, दिस बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर इज स्टडीड अंडर द लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एजम्पशंस को काट देना, एजम्पशंस नहीं, एजम्पशंस को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, रीजंस को काटना है, रीजंस को काटना है। ठीक है, एजम्पशंस को पढ़ना है, रीजंस को काटना है नहीं। ठीक है, क्या वो एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, देखना क्या क्या एजम्पशन होगा, बताओ, 8 फैक्टर था, 8 कांस्टेंट होगा, ये तो एजम्पशन होगा ही होगा। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या चीज चेंज होगा, सिर्फ प्राइस चेंज होगा, मतलब बाकी के 8 फैक्टर्स कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बाकी का 8 फैक्टर कांस्टेंट होगा, वो सारा एजम्पशन होगा, मतलब हम लोग क्लियर कट 8 एजम्पशन लिख सकते हैं यहाँ पे, जो 8 फैक्टर है वो सारा का सारा कांस्टेंट। प्राइस ऑफ द गुड्स इज कांस्टेंट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन सेम, there is no change in the taxation policy, goods of the goals of the producer for remain same। उसके बाद और भी जो 3-4 पॉइंट है वो सारे क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाला है। यहाँ पे 5 पॉइंट दिया है, तुम चाहो तो 8-9 पॉइंट आराम से लिख सकते हो। प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर हैं सभी कांस्टेंट रहेगा, उसका हर एक फैक्टर का एक एक पॉइंट लिख सकते हो आराम से।
ठीक है, चलो अब अगेन वही बात रिपीट, लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होने वाला है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगा, ठीक है। टेबल 9.3 clearly shows that more and more unit of a commodity are being offered for sale as price of the commodity increases. As seen is 9.3, some supply curve SS slopes upward from left to right, indicating direct relationship between price and quantity. ठीक है, अब देखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, इट स्टेट्स द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है हमको, प्राइस और सप्लाई क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। तो ब्लैक में सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है चारों पॉइंट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट के अंदर है पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन समझ में आ गया होगा सबको, स्टार्टिंग दिन से स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग हर एक पॉइंट में पढ़ रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी का सप्लाई रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, it is the quantitative statement as it indicates the direction of change and not the magnitude of change। तो मतलब क्या, याद करो सेम पॉइंट लॉ ऑफ डिमांड में भी था, एग्जैक्टली पॉइंट नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में पॉइंट नंबर 2 के अंदर एग्जैक्टली सेम पॉइंट था डिमांड में, अभी एग्जैक्टली फिर से सेम पॉइंट आया सप्लाई में। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ चेंज हमको पता चल रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज हमको पता नहीं चल रहा है, क्यों, क्या मतलब है इसका, डायरेक्शन का मतलब क्या है, किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये हो गया डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज का मतलब क्या है, कितना से ऊपर जाएगा या कितना से नीचे जाएगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमको क्या बताता है कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी तो बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी तो बढ़ेगा, जब प्राइस कम होगा क्वांटिटी तो कम होगा। ये हमको पता बता देता है लॉ ऑफ सप्लाई, लेकिन हमको ये नहीं बताता कि प्राइस के 10% से बढ़ने से सप्लाई कितने परसेंट से बढ़ेगा, प्राइस के 10% से कम होने से सप्लाई कितने परसेंट से कम होगा, ठीक है। तो मतलब हमको ये डायरेक्शन बता देता है कि कौन से डायरेक्शन में क्वांटिटी मूव करेगा, क्वांटिटी ऊपर जाएगा या क्वांटिटी नीचे जाएगा, ये हमको कौन बता देगा, लॉ ऑफ सप्लाई बता देगा। लेकिन हमको ये नहीं बताएगा कि कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे आएगा, ठीक है। अब कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे आएगा वो कहां से पता चलेगा, हम तो बिजनेसमैन है, हमको तो पता होना चाहिए, हमको तो एक एस्टिमेट होना चाहिए ना, वरना क्या फायदा, हम खाली डायरेक्शन जान के क्या करेंगे, हमको तो क्वांटिटी भी पता होना चाहिए। तो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मान लो किसी प्रोडक्ट का 1.5 है, तो प्राइस के 10% से चेंज होने से डिमांड कितने परसेंट से चेंज होता था, 15%, 1.5 मल्टीप्लाई हो गया 15% आता था। वैसे ही सप्लाई में भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर 1.5 है तो उसका मतलब है प्राइस अगर 10% से चेंज होगा, प्राइस अगर 10% से बढ़ेगा तो सप्लाई 15% से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज हमको कौन बताएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताएगा। अभी जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो सिर्फ हमको क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि बढ़ेगा या कम होगा, बस हमको इतना पता चलता है कहां से, लॉ ऑफ सप्लाई से। बाकी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज पता चलेगा जब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है सिलेबस में सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इज डज नॉट एस्टेब्लिश एनी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। एग्जैक्टली थर्ड पॉइंट वहां पे भी यही था, डिमांड के चैप्टर में एग्जैक्टली थर्ड पॉइंट यही था कि डिमांड और प्राइस एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करते। क्या मतलब है, ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि हर बार प्राइस 10% से बढ़ेगा तो डिमांड 15% से कम होगा या सप्लाई 15% से बढ़ेगा, ऐसा कोई भी फिक्स रेशियो नहीं है। हर कमोडिटी के केस में हर मार्केट के अकॉर्डिंग, हर मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सब डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोनों अलग अलग होता है, जिससे कि कोई एक फिक्स रेशियो नहीं है, फिक्स प्रॉपोर्शन नहीं है कि अगर प्राइस को हम 10% से बढ़ा देंगे तो सप्लाई भी 10% से बढ़ जाए, ऐसा कोई फिक्स रेशियो एस्टेब्लिश नहीं किया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, लॉ इज वन साइडेड, इट इज एक्सप्लेन्स ओनली द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। वन साइडेड है बता रहे हैं, एक तरफा, अच्छे से पता होना चाहिए पॉइंट तो सबको, नहीं बोलो बोलो क्या मतलब है इस पॉइंट का, एक पॉइंट तो बुक में ऐसा है जो सबको अच्छे से पता होना चाहिए।
बताओ, लॉ इज वन साइडेड, सिर्फ प्राइस के बारे में बताता है और सप्लाई के बारे में नहीं बता। अभी तो बता रहा था प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होने से सप्लाई कम होगा, अभी तो बता रहा था ये। अबे प्राइस, हमको ये लॉ सिर्फ वन साइडेड रिलेशनशिप बताता है। वन साइडेड रिलेशनशिप का मतलब हमारी पढ़ाई के अकॉर्डिंग यही है कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमको ये नहीं बताता कि अगर बाई चांस सप्लाई पहले चेंज हो गया तो उसके वजह से प्राइस में क्या चेंज आएगा। समझ में आ रहा ना बात, प्राइस के चेंज हो गए होने के बाद सप्लाई में क्या चेंज आएगा, ये तो हमको लॉ ऑफ सप्लाई अच्छे से पढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन सप्लाई में अगर चेंज आ गया किसी रीजन से तो उसके वजह से प्राइस में क्या चेंज आएगा वो हमको ये लॉ नहीं पढ़ाता, इसीलिए सिर्फ वन साइडेड हमको रिलेशनशिप पढ़ाता। ठीक है, प्राइस पहले कौन चेंज होगा, प्राइस फर्स्ट चेंज कौन होगा, प्राइस या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ठीक है, इसके वजह से अब क्वांटिटी में क्या चेंज होगा, क्वांटिटी ऊपर जाएगा या क्वांटिटी नीचे जाएगा, ये हमको लॉ समझाता है अच्छे तरीके। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं बताता कि अगर पहले क्वांटिटी ऊपर चला गया या नीचे आ गया किसी रीजन से, जैसे कि मान लो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया या कुछ नया फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो गया जिससे कि ओवरऑल प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ गया, इस प्रकार का कोई एक्टिविटी हो गया जिसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई या क्वांटिटी सप्लाई पहले या तो बढ़ गया या तो रिड्यूस हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसके वजह से प्राइस पे तो कुछ चेंज आएगा ना, प्राइस या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, कुछ तो होगा। ठीक है, ये हमको एस्टेब्लिश नहीं करके दे। ठीक है, हमको सिर्फ ये रिलेशन बताता है, प्राइस टू क्वांटिटी रिलेशन पढ़ाता है, क्वांटिटी टू प्राइस रिलेशन हमको नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो यहां पे लिखना सबको, प्राइस टू क्वांटिटी मतलब प्राइस का क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन है, ये हमको क्लियर कट लॉ ऑफ सप्लाई बता देता है। लेकिन क्वांटिटी टू प्राइस ये रिलेशन हमको लॉ ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ा। क्वांटिटी का क्या रिलेशन है प्राइस के साथ, ये रिलेशनशिप हमको पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई को हटा देना कोई काम का है नहीं, सिलेबस से भी रिलेटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शन का मतलब कुछ ऐसे केसेस जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ सप्लाई का काम करने का मतलब है प्राइस बढ़ने से सप्लाई का बढ़ना और प्राइस कम होने से सप्लाई का कम होना, ये है लॉ ऑफ सप्लाई। अब इसका एक्सेप्शन, इसका मतलब ये रिलेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, कब कब काम नहीं करेगा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है प्राइस के बढ़ने का या कम होने का, मान लो फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है प्राइस बढ़ने वाला है, तो सप्लाई आज क्या होगा, आज सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि दुकानदार क्या चाहेगा, स्टॉक करके रख लूं, बाद में बेचूंगा जब प्राइस बढ़ जाएगा। तो अभी क्या प्राइस चेंज हुआ, अभी प्राइस चेंज नहीं हुआ है, अभी प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन अभी डिमांड क्या हो गया, क्वांटिटी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, अभी प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की रिकॉर्ड। अगर मान लो फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है प्राइस कम होने वाला है, अभी प्राइस कम नहीं हुआ है, अभी उतना का उतना ही है, फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में प्राइस कम होने वाला, तो क्वांटिटी क्या होगा, आज के दिन बढ़ जाएगा क्वांटिटी, क्योंकि दुकानदार क्या सोचेगा, जितना है आज बेच देता हूं, बाद में प्राइस कम होगा तो नुकसान हो जाएगा। तो अभी क्या प्राइस चेंज हुआ है, अभी चेंज नहीं हुआ है, अभी प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी अभी क्या हो गया, बढ़ गया अचानक, है ना। तो ये हमारा एक्सेप्शन के अंदर में आया फर्स्ट पॉइंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इफ द सेलर expects the fall in price in future, then the law of supply may not hold true. In this situation, the seller is willing to sell more even at lower price. However, if they expect the price to rise in future, they would reduce the supply of the commodity in order to supply the commodity later at a higher price. ठीक है, पॉइंट नंबर 2, एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में ये लॉ काम नहीं करता। कैसे काम नहीं करता,
द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड एज देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। हमारे प्राइस के बढ़ने या कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस गुड्स को, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन अगर अच्छा है तो सप्लाई अच्छा होगा, क्लाइमेट कंडीशन अच्छा नहीं है तो सप्लाई अच्छा नहीं होगा। प्राइस के बढ़ने या कम होने से सप्लाई का चेंज नहीं आता। सप्लाई का चेंज कब हम इम्पैक्ट करता है, जब वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के केस में ह्यूमन लोगों के पास पावर होता है कि ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना है या कम मैन्युफैक्चर करना। कोई चीज़ ऐसा है जिसमें ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है कि वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगा या कम मैन्युफैक्चर करेगा, तो उस केस में हमारा ये लॉ काम नहीं करेगा। जैसे कि एग्रीकल्चरल गुड्स हो गया, या कुछ गुड्स ऐसा जिसमें रॉ मटेरियल जो यूज होता है वो बहुत शॉर्टेज है, जिसका रॉ मटेरियल का बहुत शॉर्टेज है। मान लो कोई सामान है जिसको बनाने में कोई रॉ मटेरियल लगता है और उस रॉ मटेरियल का बहुत शॉर्टेज है, तो अब प्राइस बढ़े या कम हो, क्या प्रोडक्शन बढ़ पाएगा? बढ़ ही नहीं पाएगा किसी भी हालत में, ठीक है। इफ ड्यू टू अनफोर्सिन चेंजेस इन वेदर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज लो, देन देयर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इवन एट हायर प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, फ्यूचर में जब प्राइस राइज होगा तो बेचेंगे, फ्यूचर में बेचेंगे, आज नहीं बेचेंगे ना, आज नहीं बेचेंगे बोल रहा है। अगर तुम एक दुकानदार हो, मान लो आज तुम बहुत सारा सामान खरीद के रखे हो, तुमको पता चल जाए कि 7 दिन बाद इसका प्राइस डबल होने वाला है, तो तुम आज कम रेट में बेचोगे? नहीं बेचोगे ऑब्वियसली। तो वो आज बेचने का बात कर रहा है, आज नहीं बेचेंगे हम लोग, फ्यूचर में बेचेंगे, तो आज उसका सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पेरिशेबल गुड्स। In case of perishable goods like vegetables, fruits, etc., seller will be ready to sell more even if the prices are falling. क्यों ऐसा? खराब हो जाएगा। प्राइस अगर फॉल हो भी रहा है और पेरिशेबल गुड्स तुम्हारे पास बहुत सारा बचा हुआ है, तो भी सेलर क्या करेगा? उसको बेचेगा, बिकॉज अगर नहीं बेचेगा तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। इट हैपेंस बिकॉज सेलर कैन नॉट होल्ड सच गुड्स फॉर लॉन्ग, वो लॉन्ग टाइम तक गोडाउन में होल्ड करके नहीं रख सकता। पॉइंट नंबर 4, रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल, रेयर आर्टिस्टिक और प्रीसियस आर्टिकल्स आर ऑल्सो आउटसाइड द स्कोप ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ रेयर आर्टिकल लाइक पेंटिंग ऑफ मोनालिसा कैन नॉट बी इंक्रीज इवन देयर प्राइसेस आर इंक्रीज, ठीक है। कोई होगी है, मतलब होगी नहीं है, बहुत बड़ी पेंटर, उसका पेंटिंग चाहे प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, लिमिटेड सप्लाई है तो वो लिमिटेड सप्लाई ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, बैकवर्ड कंट्रीज। इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज प्रोडक्शन एंड सप्लाई कांट बी इंक्रीज विद राइज इन प्राइस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जरूरी नहीं है सिर्फ बैकवर्ड कंट्रीज में, बाकी कंट्रीज में भी अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो शॉर्टेज है, तो चाहे कुछ भी हो जाए प्राइस, सप्लाई बढ़ नहीं सकता। सप्लाई क्या रहेगा? जितना है उतना का उतना रहेगा, ठीक है। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड चेंज इन सप्लाई कर्व पढ़ा हुआ है। क्या पढ़े थे? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड चेंज इन सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। मूवमेंट में क्या होता है? शिफ्ट नहीं हो रहा है, सेम कर्व में हम लोग आगे या पीछे मूव कर रहे हैं, है ना। कर्व वही का वही है, हम आगे या पीछे मूव कर रहे हैं, ये होता था मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में। इसके पीछे का रीजन क्या था? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व के होने का रीजन क्या था? जो एक्स एक्सिस में जो हम लिए हैं और वाई एक्सिस में जो हम लिए हैं, दोनों चेंज हो, तब ऐसा होगा। अगर दोनों में से कोई एक चेंज होगा तो ऐसा नहीं होगा, तब शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों चेंज हो रहा है, एक्स एंड वाई जो भी हम लिए, एक्स में मान लो क्वांटिटी लिए, वाई में प्राइस लिए, या एक्स में कुछ और लिए, वाई में कुछ और लिए, हमेशा से याद रखना एक्स और वाई में जो भी लिए, अगर दोनों चेंज हो रहा है, बोथ चेंजेस, देन मूवमेंट along the सेम कर्व, हम सेम कर्व में ही आगे या पीछे मूव करें, ठीक है। अगर एक्स एंड वाई एक्सिस में हम जो भी लिए हैं वो दोनों में से कोई एक चेंज हो रहा है, एनी वन, दोनों में से कोई एक चेंज हो रहा है, दूसरा क्या है? कांस्टेंट है। मान लो प्राइस और क्वांटिटी हम बनाए, एक्स एक्सिस में प्राइस बनाए, वाई एक्सिस में क्वांटिटी बनाए, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो रहा है, या क्वांटिटी कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है,
तो उस केस में क्या होगा, ये शिफ्ट इन, इस केस में क्या होने वाला है, हम लोग शिफ्ट करेंगे। टू न्यू पर, ये ऐसा सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई में नहीं होता, यूनिवर्सली कहीं पे भी ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ का रूल ये है, अगर दोनों पॉइंट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों अगर चेंज हो रहा है, तो तुम लोग सेम कर्व में आगे या पीछे मूव करोगे। अगर सिर्फ एक चेंज हो रहा है और दूसरा वहीं का वहीं है, तो उस केस में हम लोग वो कर्व शिफ्ट हो जाएगा, नया कर्व में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहला मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जिसको बोलते हैं, ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस। ये क्यों होता है, जब कॉमोडिटी के खुद का प्राइस चेंज हो। ठीक है, जब जिस कॉमोडिटी का हम ग्राफ बनाए हैं उसी कॉमोडिटी का प्राइस चेंज होगा, उस केस में क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। क्योंकि क्या होगा, जब हम लोग उसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है तो दोनों चीज चेंज हो रहा है, अब प्राइस चेंज हो रहा है और प्राइस की वजह से क्वांटिटी चेंज हो रहा है। अब जब दोनों चेंज हो रहा है तो मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व होगा, हम कर्व सेम रहेगा, हम लोग आगे या पीछे मूव करेंगे, है ना। तो मान लो पहले हम लोग कहाँ थे, पॉइंट ए में थे, अब प्राइस क्या हो गया, राइज हो गया, कहाँ से 20 रुपए से कहाँ हो गया, राइज होके 25 रुपए हो गया, तो सप्लाई क्या हो गया, 100 यूनिट से राइज होके 150 यूनिट्स हो गया। हम कहाँ पहुंच गए, नया पॉइंट, पॉइंट बी में पहुंच। क्या कर्व चेंज हुआ, कर्व चेंज नहीं हुआ, कर्व पहले भी यही था, अभी भी यही है। हम सिर्फ पॉइंट ए से कहाँ शिफ्ट हो गए, पॉइंट बी में शिफ्ट हो गए। ठीक है, इसको बोलता है एक्सपेंशन इन सप्लाई। एक्सपेंशन इन सप्लाई का मतलब है सप्लाई इंक्रीज हुआ ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, उसके वजह से सप्लाई क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, इसी का ऑपोजिट, मान लो प्राइस कम हो गया तो उसके वजह से सप्लाई भी कम हो गया। तो पॉइंट नंबर 2 में है कॉन्ट्रैक्शन। पहले हम पॉइंट ए में थे, प्राइस था 20 रुपए, अब प्राइस कितना हो गया, कम होके 15 हो गया, हमारा सप्लाई भी क्या हो गया, कम होके 100 यूनिट से 70 यूनिट्स में आ गया। पहले हम पॉइंट ए में थे, अब हम कहाँ आ गए, पॉइंट बी में आ गए। पहले भी कर्व यही था, अभी भी कर्व यही है, क्यों, क्योंकि दोनों चीज चेंज हो रहा है, प्राइस भी चेंज हो रहा है और क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है। पहले कौन चेंज हुआ, प्राइस चेंज हुआ, जिसके वजह से क्वांटिटी चेंज हुआ, पहले प्राइस चेंज हुआ जिसकी वजह से क्वांटिटी चेंज हुआ। तो इसके पहले हम लोग कहाँ थे, 20 रुपए का प्रोडक्ट का प्राइस था, अब नया प्राइस क्या है, 15। पहले सप्लाई कितना था, 100, अब नया सप्लाई कितना है, 70। तो हम लोग सेम कर्व में पॉइंट ए से पॉइंट बी में शिफ्ट हो। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अब आते हैं, रीड करते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई होता क्यों है और कैसे। व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, खुद के प्राइस के चेंज होने। अगर खुद का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, कुछ और चेंज हो रहा है, तो वो इसके अंदर में नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व वाले केस में आएगा, जो कि हम जस्ट अभी इसके बाद पढ़ने वाले। ठीक है, देखना, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। नाम देख लेना कितना तो नाम है, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन थर्ड नेम, और बस 3 नेम, 3 ठो नेम है। क्वेश्चन किसी भी नेम से आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, लिख के क्या आना है, यही लिख के आना है। व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, क्या लिख के आना है, यही लिख के आना है। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्या लिख के आना है, यही लिख के आना। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी नाम लिखा हुआ क्वेश्चन आए, हमको क्या लिख के आना है, एग्जैक्टली सेम चीज लिख के आना है। ठीक है, इट इज ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज मूवमेंट अलोंग द same supply curve. There can be either a downward movement or a upward movement along the same supply curve. डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन, अपवर्ड मूवमेंट होगा तो एक्सपेंशन। ठीक है, अब तुम्हारे लिए काम क्या है, एक्सपेंशन में होमवर्क लिखो और कॉन्ट्रैक्शन में होमवर्क लिखो, और संडे टेस्ट है, याद रख लेना। ठीक है, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्ट का संडे को टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब ये क्यों होगा बताओ, अब शिफ्ट का क्या रीजन है, कोई एक चीज चेंज हो रहा है, या तो एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है या तो वाई एक्सिस चेंज हो रहा है, दूसरा चीज क्या है, कांस्टेंट है। तो क्वांटिटी तो चेंज होगा हमेशा, हमको ये पता है, तो कांस्टेंट क्या रहने वाला है, प्राइस।
प्राइस ऑफ ओन गुड्स कांस्टेंट रहने वाला है, प्राइस ऑफ ओन कॉमोडिटी कांस्टेंट रहने वाला है, उसको छोड़ के बाकी फैक्टर्स क्या होने वाले हैं, वो चेंज होने, ठीक है। देखना शिफ्ट इन सप्लाई कर, चेंज इन सप्लाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट नेम, ये थर्ड नेम। इंक्रीज और डिक्रीज के कौन सा नाम है, थर्ड नाम। इंक्रीज और डिक्रीज पूछेगा तो थर्ड नाम है। चेंज इन सप्लाई, वहां पे क्या था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी वर्ड लग गया। क्वांटिटी किसके साथ यूज होता है, हमेशा प्राइस के साथ यूज होता है। डिमांड चैप्टर में भी सेम चीज पढ़े थे, क्वांटिटी हमेशा किसके साथ यूज होता है, प्राइस के साथ यूज होता है। यहाँ पे क्वांटिटी नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे प्राइस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। खुद जो कॉमोडिटी का हम लोग ग्राफ बना रहे हैं उस कॉमोडिटी का प्राइस सेम रहेगा, उसके अलावा बाकी फैक्टर्स में हो सकता है कोई चेंजेस आए। बाकी फैक्टर्स बोलने से कितना फैक्टर्स, 8 फैक्टर्स, टोटल 9 फैक्टर था, पहला प्राइस था, उसके बाद 8 फैक्टर और था, ठीक है। तो वो 8 फैक्टर में अब चेंज आएगा, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। शिफ्ट इन सप्लाई कर, व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस, कोई भी फैक्टर अपना प्राइस को छोड़ के अगर कोई भी फैक्टर में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। इट इज ग्राफिकली एक्सप्रेसेस शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। देखते हैं, सबसे पहला ग्राफ में आ जाओ। पहले प्राइस कितना था, 20 रुपए, अभी भी प्राइस कितना है, 20 रुपए। किसी रीजन से क्या हो गया, सप्लाई का क्वांटिटी सप्लाई सिर्फ राइज हो गई। अब इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो सकता है, इनपुट का कॉस्ट कम हो सकता है, और टेक्नोलॉजी चेंज हो सकता है, और टैक्सेशन में चेंजेस हो सकता है, और नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ सकते हैं, और 8 पॉइंट था ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म चेंज हो सकता है, और 8 पॉइंट था, तो 8 बार हो सकता है कुछ ना कुछ, ठीक है। जाना है 8 पॉइंट को पढ़ना है, और उसी का जिस जिस केस में क्वांटिटी इंक्रीज होगा वो सारा पॉइंट हो सकता है, प्राइस को छोड़ के। पहला पॉइंट प्राइस था, प्राइस को छोड़ के बाकी 8 पॉइंट चेंज हो सकता है, ठीक है। अब किसी भी रीजन से मान लो इनपुट का कॉस्ट कम हो गया, जिससे सेलर का मार्जिन बढ़ गया, जिससे कि वो अब ज्यादा क्वांटिटी बेचने का कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से सप्लाई बढ़ गया। प्राइस क्या चेंज हुआ है, प्राइस चेंज नहीं हुआ है। पहले भी 20 रुपए में बेच रहा था, अभी भी 20 रुपए में बेच रहा है, तो अब सिर्फ क्या चेंज हो गया, क्वांटिटी चेंज हो, ठीक है। अब सिर्फ क्वांटिटी चेंज होने से कर्व कहां चला गया, एस से शिफ्ट होके S1 में, ठीक है। एस से शिफ्ट होके कहां चला गया, S1 में चला गया। इसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीज इन क्वांटिटी, इंक्रीज इन सप्लाई कर्व। क्वांटिटी वर्ड नहीं लगेगा, क्वांटिटी कहां पे लगेगा, सिर्फ जब खुद के प्राइस चेंज होगा, प्रोडक्ट का खुद का प्राइस चेंज होगा, तब क्वांटिटी वर्ड को यूज करना है, अदरवाइज क्वांटिटी वर्ड को यूज नहीं करना। तो यहाँ पे क्या चेंज हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई कर्व, ठीक है। सप्लाई इंक्रीज हो गया, प्राइस सेम है, इसीलिए कर्व क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। एस से शिफ्ट होके हम कहां चले गए, S1 में चले गए, ठीक है। ठीक है, वेरियस रीजन फॉर शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। फर्स्ट, change in the price of other goods, change in the price of factors of production, change in the state of technology, change in taxation policy, change in objective of the firm, change in number of firms, future expectation of price, ठीक है। इसके अलावा भी और भी हजारों फैक्टर्स निकल के आएंगे, ठीक है। सबसे पहला इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू rise in supply of a commodity caused due to any factor other than its own price of the commodity। खुद का प्राइस को छोड़ के बाकी दुनिया जहान का कोई भी फैक्टर चेंज हो जाए, ठीक है, उसके वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई कर्व, ठीक है। इन दिस केस सप्लाई राइजेस एट सेम प्राइस और सप्लाई रिमेन सेम इवन एट लोअर प्राइस। इट लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। राइटवर्ड शिफ्ट बोला है, शिफ्ट याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, हमेशा कर्व शिफ्ट होता है, ठीक है। हम शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, कर्व शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और कर्व के शिफ्ट होने की वजह से हमारा पॉइंट ए से कहां शिफ्ट हो गया, बी में शिफ्ट। के पहले में क्या हो रहा था, कर्व सेम था, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी में शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, इसी का भाई डिक्रीज इन सप्लाई। देखना डिक्रीज इन सप्लाई के केस में क्या होगा, किसी भी रीजन से सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। कौन से रीजन हो सकता है, 8 रीजन में से कोई भी हो सकता है, उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है वो भी हो सकता है, सिर्फ प्राइस रीजन नहीं हो सकता,
प्राइस अगर रीजन होता तो हम लोग कहां पे होते अभी, इसके ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में, जहां पे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन वाले केस में रहते। ठीक है, प्राइस रीजन नहीं है, प्राइस को छोड़ के बाकी कोई भी रीजन हो सकता है। डिक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू अ फॉल इन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कॉस्ट ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन द चेंज इन इट्स ओन प्राइस। खुद के प्राइस को छोड़ के कोई भी फैक्टर यहाँ पे हो सकता है। इन दिस केस सप्लाई फॉल्स एट सेम प्राइस और सप्लाई रिमेन सेम इवन एट हायर प्राइस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई कर। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज बोल लो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो चार नाम है यहाँ पे, क्या क्या चार नाम है, इंक्रीज डिक्रीज तो थर्ड नाम था, और चौथा नाम है लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड शिफ्ट। ये फोर्थ नेम है, लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड। ठीक है, चारों में से कोई भी चीज पूछे क्या लिख के आना है, सेम कॉन्सेप्ट को लिख के आना। ठीक है, चलो अब ये टेबल है, टेबल को बाद में भरेंगे। इफेक्ट ऑफ सप्लाई का ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, ये सिलेबस में नहीं है, ये है कुछ भी नहीं। देखो वही चीज दिया हुआ है, वही चीज दिया हुआ है। ठीक है, जो हम ऊपर पढ़े अभी उसी का ग्राफ को फिर से दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया चीज नहीं है। ये कंफ्यूज मत होना कि एक नया टॉपिक है, कुछ नहीं है। ये जो वहां पे दिया हुआ है, हाँ वहां पे फैक्टर लेके नहीं समझाया था, वहां पे खाली शिफ्ट करके हमको दिखाया था। यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है वो ऑटो फैक्टर को यहाँ पे लिख दिया है, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये कुछ अलग एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो जिसको मन है वो काटना है तो काट सकता है, जिसको मन है पढ़ना है तो पढ़ सकता है, कुछ भी नया नहीं है। सेम चीज को दोबारा लिखा हुआ है, सिर्फ पहले फैक्टर्स नहीं लिखा हुआ था, अब यहाँ पे आठों फैक्टर्स को लिख दिया। प्राइस को छोड़ के जो बाकी 8 फैक्टर है वो सभी को यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या टाइम, चलो ठीक, हाँ हाँ हो गया। नेक्स्ट क्लास याद रखना कॉस्टिंग कॉस्ट चैप्टर का टेस्ट है। ठीक है, संडे को टाइमिंग आ जाएगा ग्रुप में। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में डाउट है, एक सेकंड का क्लास ओवर कर देता हूँ फिर बता। ठीक है, चलो तो बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। संडे को टेस्ट है, याद रखना सबको पढ़ के आना है। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।